हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी क्लास 12 में आए हैं। स्टूडेंट्स, तो हम लोग गद्य खंड को स्टार्ट कर चुके हैं, काव्य खंड फिनिश हो चुका है, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 समझेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। सुमेरिनी के मन के स्टूडेंट्स इसके अंदर फुल चैप्टर को कवर अप करेंगे और इसे देखने के बाद ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप लोग ना कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेखक का नाम आप ध्यान रखेंगे, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी है। जन्म स्थान आप लोग याद रखेंगे, कहाँ हुआ इनका जन्म, राजस्थान के जयपुर में हुआ। कब हुआ, 1884 में हुआ। आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे तो वाइवा से क्वेश्चन क्या बनता है स्टूडेंट्स कि इनका जन्म और जन्म स्थान क्या है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा आप ध्यान रखेंगे कि इनकी रुचि बचपन से ही पढ़ने लिखने में रही है, यानी स्टडी में रही है। गुलेरी जी को संस्कृत, पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, ब्रिज, अवधी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, अंग्रेज़ी, लैटिन तथा फ्रेंच भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। तो ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, ये सभी भाषाएं हैं। बोला गया है कि शर्मा गुलेरी को इन सब भाषाओं का अच्छा ध्यान था। अब आप लोग कार्य ध्यान रखेंगे। अध्यापन कार्य क्या है इनका, अजमेर के मेयो कॉलेज में पहले अध्यापक। याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि अजमेर के मेयो कॉलेज है, कॉलेज का नाम क्या है, मेयो है। उसमें अध्यापक टीचर रहे और फिर प्राध्यापक बने, यानी ये प्रिंसिपल भी बने हैं। बाद में ओरिएंटल कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रहे। आप लोग याद रखेंगे कि ये प्रिंसिपल की पोजीशन पर भी रहे हैं ओरिएंटल कॉलेज में। उपाधि आप याद रखेंगे कि इन्हें किससे सम्मानित किया गया है। तो आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, इन्हें इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है करेंगे। रचनाएं दे रखी हैं, रचनाएं में इनकी कहानी है, कहानी के नाम आप याद रखेंगे। तो बोला गया है घंटा घर, सुकन्या, बुद्धि का कांटा, हीरे का सुख में जीवन तथा उसने कहा था। ये सब क्या है स्टूडेंट्स, इनकी रचनाएं हैं। रचनाओं के नाम आप लोग याद रखेंगे। साहित्यिक विशेषताएं दे रखी है कि संस्कृत भाषा साहित्य के प्रकांड पंडित थे। आप याद रखेंगे कि ये हिंदी साहित्य के प्रकांड पंडित थे। उसने कहा था एक अद्भुत यानी एक यूनिक और नितांत भिन्न एवं मौलिक कहानी लिखकर एक विश्व ख्याति अर्जित की। इनकी कहानी के बारे में बताया स्टूडेंट, जो फेमस है उसने कहा था वो क्या है, काफ़ी यूनिक है और इस कहानी को लिखकर इन्होंने एक विशिष्ट ख्याति अर्जित की थी। आप लोग याद रखेंगे। एक प्रतिष्ठित निबंधकार थे। तो गुलेरी जी क्या है, एक प्रतिष्ठित यानी एक फेमस निबंधकार हैं। भाषा शैली आप याद रखेंगे कि इनकी भाषा शैली अत्यंत सहज और सरल है। हमेशा की तरह भाषा में आप लोग क्या लिखते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स की भाषा सहज है, सरल है, बेसिकली सिंपल है। साथ ही विषय को बड़ी गंभीरता से पाठकों के सामने प्रस्तुत करती है। जो इनकी कहानी होती है स्टूडेंट्स, वो पढ़ने वालों के सामने बहुत अच्छे से गंभीरता से रिप्रेजेंट करती है। गुलेरी जी बहुभाषा ज्ञानी थे। आप लोग याद रखेंगे, बहुभाषा ज्ञानी थे, इन्हें काफ़ी सारी भाषाएं आती हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों को निबंध दे रखा है विधा निबंध, वो क्या है स्टूडेंट्स, बालक बच गया। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मूल संवेदना दे रखी है, बेसिकली एक थीम दे रखी है कि इसमें क्या है कि वर्तमान समय में अगर हम आज की बात करें स्टूडेंट्स, तो बच्चे रट रट कर उत्तीर्ण हो जाते। यानी स्टूडेंट्स, अगर हम आज के वर्तमान के प्रेजेंट की बात करें तो बच्चे क्या करते हैं, अपने एजुकेशन को रटते हैं, किंतु उससे अपने व्यवहारिक जीवन, अपने बिहेवियर जीवन में, अपने रियलिटी जीवन में उस शिक्षा को उतार नहीं पाते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि बच्चों पर बोझ लाद दिया जाता है एजुकेशन का। तो पाठ का सार शुरू होता है, बालक की विद्वता का प्रदर्शन यानी रिप्रेजेंट। तो विद्यालय के वार्षिकोत्सव में प्रधानाध्यापक का ठीक पुत्र। आप याद रखेंगे कि विद्यालय में वार्षिकोत्सव है, उसमें जो प्रिंसिपल का बेटा ठीक पुत्र अपनी विद्वता का प्रदर्शन करता दिखा
दिखता है। आप लोग याद रखेंगे कि जो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल का बेटा है वो अपनी विद्वता यानी अपनी शिक्षा का प्रदर्शन रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देता है, जिसे देख उसके पिता और अध्यापक फूल नहीं समाते। यानी वो इतनी तेज़ी से आंसर करता है, उसने इतना रट रखा होता है कि सब उसके फेस को देखते हैं, जो प्रिंसिपल का बेटा होता है। तो वृद्ध महाशय द्वारा बालक के बचपन को बचने की संतुष्टि, बालक के बचने की संतुष्टि की बात की जा रही है। यानी स्टूडेंट्स, वृद्ध महाशय द्वारा इनाम मांगने पर, यानी जो महाशय हैं, वृद्ध हैं, जो ओल्ड हैं, वो इनाम मांगने पर बच्चे के चेहरे पर एक रंग आता है। जब वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें इनाम में क्या चाहिए, तो जब लड्डू शब्द उस बच्चे के मुंह से सुनते हैं तो तब निश्चित होते हैं। तो सब कैसे हो जाते हैं स्टूडेंट्स, सब चौंक जाते हैं। यानी लेखक को महसूस होता है कि बालक बच गया, कि अच्छा हुआ कि उसने कोई मोटी सी पुस्तक नहीं मांगी, उसने अपने मन की इच्छा को, अपनी आशा को रिप्रेजेंट किया है, उसे प्रदर्शन किया है, उसने लड्डू मांगा है। तो इसलिए इस निबंध का नाम बालक बच गया है, क्योंकि बच्चे ने अपने मन से आंसर करा है, अर्थात उसके बचपन का भाव अभी भी उसमें निहित है स्टूडेंट्स। यानी उसका चाइल्डहुड जो है वो अभी भी उसमें बचा हुआ है, क्योंकि लड्डू की मांग उसके बालपन की स्वाभाविक मांग है। यानी उसमें अभी भी क्या है, बालपन है, बचपना है, तो उसने उसकी मांग की है। दूसरी शिक्षा प्रणाली की ओर संकेत, यानी स्टूडेंट शिक्षा की तरफ संकेत किया गया है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति को लेकर अगर हम आज के एजुकेशन की बात करें तो गुलेरी जी राष्ट्र के लिए घातक मानते हैं कि जो एजुकेशन का बोझ बच्चों पर बहुत लाद दिया जाता है, जिसे वो सिर्फ रटते हैं, धर्म हो या विज्ञान, प्रकृति हो या पुराणिक। तो बोला गया है कोई भी धर्म हो, कोई भी प्रकृति हो, तो ठोस शिक्षा है, एजुकेशन है, वो बच्चे के व्यक्तित्व के लिए, यानी एक बच्चे के पर्सनैलिटी के लिए ज़रूरी है एजुकेशन, शिक्षा। लेखक बचपन को जीवित रखते हुए बच्चों को शिक्षित करने के पक्षधर में है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो लेखक है वो बच्चों का फ्यूचर, उनका जीवन ध्यान में रखते हुए बच्चों को एजुकेशन देने के पक्षधर में है। तो आई होप आप लोगों को इसकी थीम समझ में आएगी स्टूडेंट, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तो क्वेश्चन शुरू होता है, वन वेरी इंपॉर्टेंट, कि निबंध बालक बच गए हमारी किस मानसिकता की ओर संकेत करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। तो आप लोग लिखेंगे कि इस निबंध के माध्यम से जो लेखक हैं वो ये बताना चाहते हैं कि हम सब शिक्षा देने के नाम पर, यानी हम लोग जो हैं वो एजुकेशन देने के नाम पर बच्चों को कठिन से कठिन ज्ञान को उनके कच्चे मन पर थोपना चाहते हैं। उन्हें बहुत कुछ कठिन शिक्षा उनके सर पर थोप दी जाती है, उनके कच्चे मन पर थोप दी जाती है। उसे हम केवल प्रदर्शन का माध्यम बना देते हैं, यानी उसे रिप्रेजेंट का सोर्स एक बना देते हैं कि जो हमारा बच्चा है उसे सब कुछ आता है, वो इतना होशियार है। जबकि शिक्षा वास्तव में क्या है, बोझ की बातें थोपी हुई नहीं होनी चाहिए। तो हमें याद रखना है कि शिक्षा को हमें बोझ की तरह थोपना नहीं है। तो लेखक बच्चों के भीतर यानी अंदर स्टूडेंट्स उनके बचपन को जीवित रखते हुए, यानी उनके लाइफ को जीवित रखते हुए उन्हें शिक्षित करना चाहते हैं कि उन्हें जो पढ़ाई लिखाई है वो बोझ ना लगे, वो उससे घबराए नहीं, वो उससे रटे नहीं, वो उसे समझें। स्टूडेंट्स, यहाँ से सप्रसंग व्याख्या शुरू होती है, जो आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स कवर अप करती है। आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको एग्ज़ाम में दे रखा होगा, जैसे यहाँ दे रखा है, उसने बचने की आशा डैश वाली खड़खड़ाहट नहीं। तो सबसे पहले प्रसंग में हम क्या लिखते हैं, लेख, कि निबंध का नाम क्या है, बालक बच गया। लेखक का नाम क्या है, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट, सदर में हम लोग क्या लिखते हैं कि बेसिकली इन पंक्तियों के काव्य से क्या बताया जा रहा है कि इन पंक्तियों में लेखक ने शिक्षा को ज़बरदस्ती बच्चों पर थोपने की प्रवृत्ति का विरोध करा है, कि बच्चों पर ज़बरदस्ती पढ़ने की क्या होता है, एक बोझ को डाल दिया जाता है, उन पे बोझ को थोप दिया जाता है, तो उनका विरोध करा है। उसकी तुलना सूखी और हरी लकड़ी से की है। आप याद रखेंगे कि उसकी तुलना एक सूखी और कैसी लकड़ी से की है, हरी लकड़ी से की है, जिसके ऊपर बोझ को डाल दिया जाता है। व्याख्या स्टूडेंट्स 3 मार्क्स कवर अप करती है।
आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे कि बालक के लड्डू मांगने पर लेहत ने राहत की सांस ली। क्यों ली? कि उसने अपने मन की इच्छा को प्रकट किया है, उसने अपने पिता के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया कि उसे कोई मोटी सी किताब चाहिए, तो और पाया कि बच्चों के बचपन में स्वाभाविकता अभी भी शेष बची है, यानी उनमें जो बचपना है वो अभी भी है। उसके द्वारा लड्डू की मांग वास्तव में शांति और मधुरता उसके द्वारा लड्डू की मांग वास्तव में जीवित और हरे हरे पेड़ के पत्तों की जीवन ध्वनि के समान है। आप लोग याद रखेंगे कि जो उस बच्चे ने लड्डू की मांग की है स्टूडेंट्स, वो उसके लाइफ के जीवित के हरे पेड़ के पत्तों की तरह जो अभी भी जिंदा है, जो जीवित है, उस ध्वनि के समान उसने साउंड करा है, जो सभी को संगीत में लगती है। यानी सबको काफ़ी शौक हो जाते हैं कि इतना पढ़ाकू बच्चा लड्डू की मांग कर रहा है, वरना लोग सोच रहे थे कि ये कोई मोटी सी किताब की मांग करेगा। ये शांति और मधुरता का आभास देती है लेखक को, जबकि बच्चों को कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर रटवाना सूखी लकड़ी के कर्कश चरमराहट की ध्वनि समान है। यानी बच्चों से आंसर को रटवाया जाता है। तो ऐसा ही बोला गया है स्टूडेंट्स कि जैसे वो सूखी लकड़ी के कर्कश चरमराहट की ध्वनि के समान है, यानी वो उस साउंड की तरह है जिसकी चौखट बना दी जाती है और खड़खड़ाहट जो है वो कानों को चुभती है। तो एक बच्चे को कंपेयर किया गया है कि उस पर एजुकेशन के बोझ को डाल दिया जाता है, उससे आंसर रटवाए जाते हैं। भाषा विशेष स्टूडेंट जो 3 मार्क्स की है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। भाषा आप याद रखेंगे खड़ी बोली है और विषय अनुकूल भाषा प्रयोग है, यानी सटीक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अंडरस्टैंड बेस है, हमेशा की तरह याद रखेंगे। भाषा विशेष में पॉजिटिव वर्ड्स को लिखा जाता है। शब्द भंडार कैसा है स्टूडेंट्स? तत्समय, तद्भव्य, यानी कुछ सेम वर्ड है तो कुछ अलग वर्ड है। शब्द शक्ति कैसी है? लक्षणा शब्द शक्ति है, यानी मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है। गुण आप याद रखेंगे, प्रसाद गुण है, गुणों से भरी हुई है। विषम प्रवाह, विचारों को गति प्रदान करने वाली भाषा है, यानी जो हमारे थॉट से विचार है उसमें एक गति को ये प्रदान करने वाली क्या है? गति प्रदान करने वाली भाषा है। किन्हें? हमारे थॉट्स को, हमारे विचार को। स्टूडेंट्स आई होप ये निबंध समझ में आया होगा। दूसरा निबंध शुरू होता है घड़ी के पुर्जे। स्टूडेंट सबसे पहले मूल संवेदना थीम को समझते हैं। शॉर्ट थीम तो लेखक ने घड़ी के पुर्जों के माध्यम से, आप याद रखेंगे कि जो घड़ी के पुर्जे होते हैं उसके थ्रू धर्म विषयक बरखान या उपदेश करने वालों पर व्यंग्य किया है। जो धर्म से संबंधित गुरु होते हैं वो उपदेश देते हैं कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको अपशगुन माना जाता है। तो इस टाइप से क्या करा है लेखक ने, इस पर व्यंग्य किया है कि धर्मोपदेशक धर्मों के रहस्य को स्वयं नहीं मानते। यानी जो क्या होते हैं स्टूडेंट, जो गुरु होते हैं, धर्मोपदेशक, धर्म से रिलेटेड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इनके रहस्यों को खुद नहीं मानते हैं और बल्कि वो क्या करते हैं, लंबे लंबे भाषण देकर धर्म रहस्यों को वो अपनी संपत्ति मानते हैं। यानी वो लोगों को बताते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये समय काफ़ी शुभ है। तो ऐसे करके मन घड़ी जितनी भी बातें होती हैं उनको ये अपनी संपत्ति मानते हैं, हालांकि वे उसे खुद नहीं मानते हैं। आगे पढ़ते हैं। पाठ का सार शुरू होता है स्टूडेंट्स। धर्म का प्राचीन स्वरूप बोला गया है, यानी धर्मोचारी अपने पूर्वजों से प्राप्त धर्म संबंधी ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। स्टूडेंट जो धर्मचार्य होते हैं, जिन्हें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, तो बेसिकली क्या बोला गया है, वो अपने पूर्वजों, जो उन्हें अपने पूर्वजों से ज्ञान मिला है, तो उस ज्ञान को वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये बातें और किसी लोगों को पता ना चले, वो अपने तक सीमित रखना चाहते हैं और लंबे लंबे उपदेश देते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अपशगुन है। तो ऐसे ऐसे उपदेश दे करके आम लोगों पर ये थोपना चाहते हैं और ये पूर्वजों के ज्ञान को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। तो धर्म से जुड़ी बातों पर भी कुछ नया और वैज्ञानिक नहीं लाना चाहते हैं। यानी ये कहते हैं कि जो पूर्वजों ने किया है या जो पूर्वजों ने ज्ञान दिया है वही
ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, कोई साइंटिफिक चेंज नहीं लाना है, अपितु अपने प्राचीन ज्ञान से ये जनता पर अपना प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं। यानी ये इनका मानना ये है कि जो हम कहेंगे धर्म के बारे में वो ही सही है, या ऐसी कोई भी रीति रिवाज के बारे में जो ये कहेंगे वो सही है। तो आगे बोला गया है स्टूडेंट्स कि धर्म के पुरुषों के माध्यम से धर्म के रहस्य की व्याख्या की गई है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि घड़ी के पुरुषों के थ्रू क्या किया गया है, धर्मों के रहस्यों के बारे में बताया गया है कि लेखक ने घड़ी के पुरुषों को केवल समय बताने तक ही सीमित नहीं रखा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ बोला गया है कि अपितु वे साधारण व्यक्तियों को भी घड़ी को खोल कर देखने, यानी वो लोगों से कहते हैं कि जो घड़ी है वो सिर्फ समय के लिए नहीं है, तुम उसे खुद भी खोलो, उसके कल पुर्जे साफ करके फिर से जोड़ने का अधिकार देना चाहते हैं कि खुद धर्म को जानो, क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। अर्थात धर्म के गुण रहस्य भी धर्मोपदेशक तक ही सीमित ना, यानी जो धर्मोपदेशकों को जो इन्फॉर्मेशन, जो ज्ञान मिला हुआ है वो उन्हीं तक सीमित ना रहे, वो हमें खुद से भी जानना चाहिए। जन सामान्य का भी उसके गहरे अर्थों को समझने का अधिकार देना चाहिए, यानी आम लोगों को भी समझने का अधिकार है अपने धर्म को लेकर के। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये थीम समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आंसर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुरुषों का ही दृष्टांत क्यों चुना है स्टूडेंट्स। तो बताना है कि लेखक ने घड़ी के पुरुषों को ही क्यों चुना है। तो आप लोग बोलेंगे कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए, आप याद रखेंगे, घड़ी के पुरुषों का एक उदाहरण लिया है, बस एज अ एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि उन्हें घड़ी को केवल समय बताने वाली मशीन समझने तक ही सीमित ना रखने को कहा है कि जो घड़ी है वो सिर्फ समय बताने तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिए, अंदर इसके कल पुर्जों को साफ करके खोल करके देखना चाहिए, घड़ी को खोल कर देखें। यानी इसी तरह हमें जो धर्म की तरफ से उपदेश दिए गए हैं उनको हमें खुद से जानना चाहिए, उनकी परतें खोल खोल के हमें देखनी चाहिए। और बोला गया है कि घड़ी को खोलकर देखने, उसकी साफ सफाई, कल पुर्जों के विषय के बारे में हासिल करने का सबको अधिकार है। ठीक उसी तरह स्टूडेंट्स धर्म के बारे में गंभीरता से डीपली में जानने का हर एक इंसान को अधिकार है। इस प्रकार धर्म से संबंधित बातें धर्मोपदेशकों तक ही सीमित ना रहे, यानी जो धर्मोपदेशक हैं, जो उससे रिलेटेड विचार रखते हैं, ये उन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें से खुद जानना है, हमें डीपली उसे जानना है। तो सभी को उसके अर्थों का बोध ज्ञान कराया जाना चाहिए, यानी हमें जानना है और उसके अर्थों का बोध, हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। तो ये सिर्फ धर्म उपदेश तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स ये थीम आपको छोटी सी समझ में आई होगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, प्लस क्वेश्चन भी आगे पढ़ते स्टूडेंट्स। प्रसंग व्याख्या शुरू होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स कवर अप करती है। धर्म का रहस्य जानने कई बातें निकल आवे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यस प्रसंग लिखा जाता है। प्रसंग में हम लेख लिखते हैं, घड़ी के पुर्जे है, लेखक का नाम लिखा जाएगा, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी है। तो स्टूडेंट्स अधर्म में क्या लिखा जाता है कि बेसिकली क्या बताया गए हैं पंक्ति के माध्यम से। तो लेखक का मत ये है कि धर्म कुछ विशेष तक के सीमित ना रहे, यानी वो धर्म उपदेशों तक के सीमित नहीं रहना चाहिए। ऐसा ना हो सिर्फ धर्म उपदेशों को ही नॉलेज है और हमें अपने धर्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें डीपली अपने धर्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अपितु आम लोग भी उसका भला बुरा समझ सके कि क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, यानी फेयर और अनफेयर में, जिससे समाज का समग्र विकास हो सके, यानी हम अपने समाज को डेवलप कर सके, हमें जानकारी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स व्याख्या 3 मार्क्स कवर अप करती है। तो धर्मचारियों के अनुसार उनके द्वारा बताए गए धर्म की व्याख्या, यानी जो धर्मचारी होते हैं स्टूडेंट, जो बोलते हैं कि अपशगुन है, ये ठीक है या ये गलत है, तो उनके धर्म की व्याख्या समाज के लिए पर्याप्त है। तो लेखक का मानना ये है कि जो उनके अनुसार बताई गई जो व्याख्या होती है वो हमारे समाज के लिए लिमिटेड है। तो लेखक घड़ी का उदाहरण देकर हमें समझाते हैं कि घड़ी का कार्य केवल समय बताने के लिए सीमित नहीं है, यानी घड़ी देखना नहीं आता तो किसी से भी समय पूछ सकते हो। इस तरह धर्म की जानकारी नहीं है तो हम केवल धर्माचार्यों से पूछ करके संतुष्ट हो सकते हैं। अगर हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं है तो ऐसा घड़ी के थ्रू एग्जाम्पल लेकर के कवि ने, लेखक ने
में समझाया है। तो स्टूडेंट्स आगे बोला गया है उनकी बारीकियों में जानने की कोशिश मत करो, यानी उसकी बारीकियों में मत जाओ। जिस प्रकार घड़ी से केवल समय देखने का काम करो, उसके पुर्जे ठीक करने की कोशिश मत करो। जैसे घड़ी होती है उसमें बोला गया है सिर्फ समय देखने का काम, उसके पुर्जे ठीक करने की कोशिश मत करो। ऐसे बोला गया है उस प्रकार धर्म की गहरी छानबीन मत करो। आई होप आप लोगों को ये सब प्रसंग भी आके समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। ये 3 मार्क्स कवर अप करती है। भाषा विशेष दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, आप बहुत ध्यान से कवर अप करेंगे। सबसे पहले भाषा लिखी जाती है, आप लोग लिखेंगे सुबोध खड़ी बोली है, यानी खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है। शब्द भंडार में आप लोग लिखेंगे तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, यानी कुछ सेम वर्ड हैं तो कुछ डिफरेंट है स्टूडेंट। शब्द शक्ति में आप लिखेंगे लक्षण शब्द शक्ति, यानी ये गैर मुहावरेदार है, मुहावरे इसमें नहीं है। गुण आप याद रखेंगे प्रसाद गुण है, गुणों से भरा हुआ है। भाषा प्रवाह आप याद रखेंगे विषय अनुकूल भाषा प्रवाह है, यानी जो लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंडिंग बेस है निबंध को लेकर के। तो स्टूडेंट्स आप इन वर्ड्स को याद रखेंगे, ऐसा लिखने से आपका आंसर आई कैचिंग बन जाता है। तो आई होप ये निबंध भी आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट निबंध शुरू होता है स्टूडेंट्स, ढेले चुन लो, वेरी इंटरेस्टिंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट थीम समझेंगे कि यह निबंध लोक जीवन में व्याप्त अंधविश्वासों पर व्यंग्य करता है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर अंधविश्वास पर व्यंग्य दिया गया है। क्या आपने सुना होगा कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो वो अपशगुन माना जाता है, तो ऐसे ही अंधविश्वासों पर व्यंग्य किया गया है जो हमारे समाज की गहन और गंभीर समस्या है, यानी हमारे समाज की समस्या है वो अंधविश्वासों पर यकीन कर लेते हैं। लेखक का मत ये कि अपनी आंखों से देखे सत्य को ही सत्य मानना चाहिए, यानी जो हमने अपनी आंखों से देखा है उससे ही हमें सच मानना चाहिए। भविष्य की झूठी कल्पना पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि ऐसा करने से भविष्य में ये होगा, तो इन सब अंधविश्वास पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स पाठ का सार शुरू होता है। समाज में व्याप्त अंधविश्वास पर जोर दिया गया है कि अपने जीवन साथी को चुनने के लिए सोने चांदी तथा लोहे की पेटियां और विभिन्न स्थानों की मिट्टी के ढेलों पर विश्वास एक अंधविश्वास मात्र है। कि जीवन साथी चुनने के लिए सोने चांदी और लोहे की पेटियां होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स इसका कोई क्या है, लेखक बताते हैं कि ये कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, साइंटिफिक तथ्य नहीं है जो समाज को सहायक ना होकर के घातक सिद्ध होते हैं। यानी ये अंधविश्वास हेल्पफुल तो नहीं होता, लेकिन ये घातक सिद्ध ज़रूर होता है, यानी इसका एक बुरा प्रभाव होता है। वर्तमान पर विश्वास करना चाहिए हमें स्टूडेंट्स। लेखक मोर, कबूतर, मोहर, पहाड़, चक्की इत्यादि विभिन्न उदाहरण दे करके हमारे विचारों की पुष्टि करते हैं कि भविष्य की नींव कल्पना मात्र पर ना टिका कर, यानी हमें सिर्फ इमेजिनेशन नहीं करनी है कि ऐसा करने से फ्यूचर में ये होगा, नो, बल्कि हमें सत्य की मजबूत धरती पर खड़ी करनी चाहिए। हमें सच्चाई को खुद जानना चाहिए, देखना चाहिए। वर्तमान को, जो वर्तमान का सच है उसे हमें नकारना नहीं चाहिए तथा भविष्य की कल्पना को सत्य मान स्वीकार नहीं करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ढीले चुन लो पाठ में किस अंधविश्वास की ओर संकेत किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझने से आपके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाती है कि इस पाठ में जिस विवाह रीति का वर्णन किया गया है, विवाह रीति का वर्णन क्या है स्टूडेंट्स, वे अंधविश्वास के प्रतीक है। जिसमें क्या हुआ है कि मिट्टी के ढेलों के आधार पर वधू को चुना जाता था। मिट्टी के ढेर रख दिए जाते हैं और उसमें वर और वधू चुनने को कहा जाता है। लड़की के सामने खेत की, हवन की, चरगाह की व शमशान की मिट्टी के ढेले रखे जाते थे। आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट, कौन कौन से मिट्टी के ढेले, खेत की, हवन की, चरगाह की और शमशान की मिट्टी के। तो लड़की जिससे उठा ले उसका भविष्य उसी के आधार पर निर्धारित होता था। आप लोग याद रखेंगे। तो ये अंधविश्वास था कि शमशान की मिट्टी के ढेले उठाने पर क्या होगा, अपशगुन होगा। तो ऐसा माना जाता था कि अगर वधू ने शमशान की मिट्टी को उठा ली तो अब इसे अपशगुन माना जाएगा। आगे बढ़ते स्टूडेंट, सप्रसंग व्याख्या दे रखी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आज का कबूतर डैश तेज बिन से। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखा जाता है, ले ढेले चुन लो,
लेखक का नाम पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी। सदर में लिखते हैं कि इन पंक्ति के माध्यम से क्या बताया गया है। तो लेखक ने लोक जीवन में व्याप्त यानी आज के जीवन में जो अंधविश्वास से भरा हुआ है उसके तरफ ध्यान आकर्षित करने को कहा है। तो व्याख्या शुरू होती है, 3 मार्क्स कवर अप करती है स्टूडेंट्स। बोला गया है कि लेखक का मत ये है कि हम वर्तमान पर विश्वास करते हुए जीना चाहिए, यानी आज पर, यानी हमारे प्रेजेंट पर जो आज उपलब्ध है वही सत्य है, वही अपना है। जो आज हमें मिला है वो ट्रू है। कल की कल्पना में आशा करते हुए जीना व्यर्थ है, यानी कि ऐसा करने से फ्यूचर में ये होगा, ये सब वेस्ट है। लेखक उदाहरण देकर समझाते हैं कि यदि आज कबूतर उपलब्ध है तो भविष्य में मिलने वाले मोर की कल्पना करते करते कबूतर भी मत छोड़ देना। तो बोला गया है आप मोर की आशा कर रहे हैं और प्रेजेंट में कबूतर है, तो फ्यूचर को पाने में कबूतर को नहीं छोड़ना है। आज यदि पैसा हाथ में है, कल स्वर्ण मोहर की कल्पना से उस पैसे को मत छोड़ो, क्योंकि देखा ही सत्य है, क्योंकि आंखों देखा ही क्या है स्टूडेंट, सच है। लाखों कोस दूर मंगल बुध शनि ग्रह पर विश्वास ना करें, बल्कि हमें अपने प्रेजेंट पर जोर देना है। आपको याद रखना है जो प्रेजेंट में दिखाई देता है वही सच है, वही सत्य है, वही सच है, वही ट्रू है। भाषा विशेष है स्टूडेंट्स, तेरी मार्क्स कवर अप करती है। भाषा आप याद रखेंगे, आम बोलचाल की भाषा सहज और सरल है। हमेशा की तरह हम पॉजिटिव पॉइंट्स लिखते हैं स्टूडेंट्स। शब्द भंडार कैसा है, तद्भव शब्द प्रदान खड़ी बोली है, यानी डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ किया गया है। शब्द शक्ति आप याद रखेंगे कैसी है, लक्षणा शब्द शक्ति है, यानी उसमें मुहावरे का इस्तेमाल नहीं है। गुण कैसा है, प्रसाद गुण, गुणों से भरा हुआ है। भाषा प्रवाह आप लोग याद रखेंगे, विचारों को स्पष्टता देने वाली, यानी ये हमारे थॉट्स को साफ करने वाली है, विचारों को स्पष्टता देती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये तीनों ही आपको बहुत अच्छे से निबंध क्लियर हुए होंगे। इनके थीम मेन पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सुमरिनी के मन के पाठ में बालक, उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, वेरी इंपॉर्टेंट। जानते हैं कि उससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। बालक से जितने भी प्रश्न पूछे गए, जो वो सभी जो क्वेश्चन थे स्टूडेंट जो उसकी उम्र से ऊपर के थे। जैसे उससे पूछे गए धर्म के लक्षण, रसों के नाम और उनके उदाहरण पूछे गए, और पूछा गया कि पानी के 4 डिग्री के नीचे ठंड फैल जाने के बाद भी मछलियाँ कैसे जिंदा रहती हैं। इंग्लैंड के 8वें हेनरी के स्त्रियों के नाम बताने हैं। तो कितने टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक छोटे से बालक से उस पर शिक्षा को लादा गया है, बोझ को उस पर रटवाया गया है। चंद्रग्रहण होने के वैज्ञानिक क्या क्या रीज़न है, साइंटिफिक, तो इत्यादि प्रश्न जो हैं उसकी उम्र की तुलना में बहुत अधिक गंभीर थे स्टूडेंट्स, काफ़ी टफ थे, जो उसने सभी क्वेश्चन रट लिए थे और वो आंसर करा जा रहा था। क्वेश्चन सेकंड पढ़ते हैं स्टूडेंट। बालक ने क्यों कहा कि मैं याव जन्म लोक सेवा करूँगा, यानी मैं लोक सेवा करूँगा, तो आपको पाठ के आधार पर आंसर देना है। तो ऐसा स्टूडेंट्स इसलिए था, बालक ने मैं सारी उम्र लोक सेवा करूँगा यानी सोशल बेनिफिट वर्क करूँगा, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसके पिता ने उसे इस प्रकार का उत्तर रटा रखा था कि जब भी कोई तुमसे पूछे तुम क्या करोगे तो तुम कहोगे लोक सेवा। ये एक संवाद है जिसे बोलने वाले व्यक्ति वाह पाता है, यानी सब सुन करके खुश होते हैं। कितना छोटा बच्चा ऐसी बातें कर रहा है, समाज उससे ज्ञानी मानता है, इसे बहुत नॉलेज है। पिता ने सोचा होगा कि इस प्रकार का संवाद यानी कम्युनिकेट सिखा करके उसकी योग्यता पर श्रेष्ठता का ठप लग जाएगा, यानी वो महान सिद्ध होगा। परंतु इस प्रकार बुलवाकर वे बच्चे के बालपन को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे, वो बच्चे के बचपन को मिटा रहे थे। पिता को सामाजिक प्रतिष्ठा बच्चे के बालपन से अधिक प्रिय थी, यानी स्टूडेंट्स बोला गया है उनको सामाजिक प्रतिष्ठा ज़्यादा अच्छी लगती है बजाय कि बच्चे के बचपन से, जो उससे इतने टफ क्वेश्चन दिए जाते हैं रटने के लिए। स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से कवर अप करेंगे। थर्ड में बोला गया है सुमरिनी के मन के पाठ में बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी, वेरी इजी।
तो बोला गया है कि लेखक का जब बालक से परिचय हुआ तो वे सामान्य बच्चों जैसा ही लगा जैसे और बच्चे होते हैं, परंतु उसका अपनी उम्र से अधिक गंभीर विषयों पर उत्तर देने, यानी एज छोटी और बच्चे इतने बड़े बड़े आंसरों को बताया जा रहा है। तो लेखक को ये काफ़ी दुखी करा कि पे कितना बोझ है। वे समझ गए कि पिता द्वारा उसकी योग्यता को इतना अधिक उभारा गया है उसके पिता के द्वारा कि इसमें बालक का जो बालपन है वो दम तोड़ चुका है स्टूडेंट। जो बालक का बचपन है, बालपन है, तो पिता ने उसे उम्र से अधिक विद्वान बनाने का प्रयास किया है। एज छोटी है और नॉलेज बहुत है, सब कुछ रटवा दिया, जिसमें एक बालक जो है वो पिसका रह गया। एक बालक के विकास के लिए स्टूडेंट शिक्षा हालांकि बहुत ज़रूरी है, परंतु वे खेलकूद और जीवन के छोटे छोटे सुखों को छोड़कर उसी में घुल जाए तो ऐसी स्थिति में बच्चे और समाज के लिए सुकारी नहीं है, यानी बच्चे के लाभ के लिए नहीं है। इस तरह उसका बचपन समाप्त कर रहे हैं उसके पिता। लेखक के अनुसार पिता उनके साथ बैठे लोग इस प्रयास में भी सफल हो गए थे कि बच्चे को बहुत नॉलेज है, इसे सब पता है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वो उसके बचपने को वो पीस रहे हैं। जब इनाम में बच्चे ने लड्डू मांगा तो लेखक ने सुख की सांस भरी कि अच्छा है इसने लड्डू मांगा। एक बालक के लिए स्वाभाविक बात है, यानी कॉमन है, तो उसे ये मांगना चाहिए था और उसने मांगे। तो लोग सोच रहे थे कि इतना ज्ञानी बच्चा है, ये कोई मोटी सी किताब मांगेगा। नो, ऐसा नहीं हुआ। बच्चे ने अपने बचपने को ध्यान में रखते हुए लड्डू की मांग की। उसे विश्वास हो गए कि पिता तथा अन्य लोग इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए हैं। तो उसे पता चला कि बच्चे ने अपने मन की इच्छा को प्रकट किया है, कोई जोर ज़बरदस्ती का आंसर, कोई रटा रटाया होता नहीं दिया है। अब भी बालक के अंदर विद्यमान क्या है, उसका बचपन अभी भी जिंदा है। स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे सभी बातें। अभी वह अपनी उम्र से आगे नहीं निकला है। ये स्थिति लेखक को इसलिए काफ़ी सुखदायक लगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट। बोला गया है बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। सुमरिनी के मन के पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है, किस प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है। बेसिकली बच्चों पे जो शिक्षा का बोझ लाद दिया जाता है। तो बोला गया स्टूडेंट्स, सभा में बालक से बड़ों द्वारा बहुत ही गंभीर जो क्वेश्चन थे उस बच्चे से पूछे जा रहे थे। तो बालक उन प्रश्नों का उत्तर देता भी है क्योंकि सभी क्वेश्चन उसे रटवाए गए हैं। बालक के हाव भाव और व्यवहार से पता चलता है कि बालक की प्रवृत्ति का गला घोटना अनुचित है, यानी ठीक नहीं है इतने से बच्चे पर इतना बोझ थोपना। तो निम्नलिखित स्थानों पर हमें पता चलता है कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, बोला गया है जब 8 वर्ष के बालक को नुमाइश के लिए श्रीमान हिंदी के सम्मुख ले जाया गया। आप याद रखेंगे, सिर्फ 8 वर्ष के बालक को काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने के लिए लेके जाया जाता है। जब बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर प्रश्न पूछे गए कि एज छोटी है और लेकिन उसे ज्ञान कितना है, सब क्वेश्चन रटवाए गए हैं जिनके जवाब देना तो दूर, उसके लिए उन्हें समझना भी कठिन था। बस उसने आंसर को रट रखा था, हालांकि उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बालक इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर असहज हो जाता है। स्टूडेंट्स, वे प्रश्नों को उत्तर देते हुए आँखों में नहीं झांकता बल्कि ज़मीन। तो वो इतनी तेज़ी से आंसर दे रहा था स्टूडेंट्स कि उसका चेहरा पीला हो गया और आंखें भय के मारे यानी डर के मारे सफ़ेद पड़ गई हैं। उनके चेहरे पर कृत्रिम स्वभाव भाव आता है, यानी एक डरा हुआ। ये इस बात का परिणाम है कि वे खुद से लड़ रहा है इतने क्वेश्चंस को, इतने सारे आंसर को रट करके। तो स्टूडेंट्स, आई होप इस निबंध के सभी क्वेश्चन आंसर और ये निबंध बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बोला गया है लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, घड़ी के पुर्जे से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एंड डेली चुन के क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल कंसेप्ट के साथ। आई होप आप लोगों को इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो हम ऑलरेडी काफ़ी सारा डिस्कस कर चुके हैं निबंध की थीम को, उनके कंसेप्ट को। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।